हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन जो आप लोगों का है विलयन, उसे पूरा एक वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को ठोस अवस्था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव, ठीक है, इन सबको मैंने पढ़ा दिया है। इन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज विलयन जो आप लोगों का है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसमें हम लोग हर एक टॉपिक को चित्र, परिभाषा और उदाहरण से ही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। देखिए विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण में मिलाने पर विलयन बनता है। हम दो या दो से अधिक पदार्थ लें, उसे समांगी मिश्रण यानी कि समान अनुपात में मिलाएं तो विलयन बनता है, ठीक है। जैसे आपका विलयन जो होता है बराबर होता है विलेय धन विलायक। यहां से एक और डेफिनेशन बना सकते हो, विलेय और विलायक का जो मिश्रण होता है उसे विलयन कहते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, विलयन आपका जो होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण में मिलाने पर विलयन बनता है, या आप लोग विलेय और विलायक का योग जो होता है विलयन होता है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? आप लोग समझ लीजिए और आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं विलेय और विलायक क्या होते हैं। यहाँ दो घटक आए हैं, विलेय और विलायक। विलयन के दो घटक हैं, विलेय और विलायक। अब विलेय और विलायक क्या होते हैं? विलेय क्या होता है स्टूडेंट, ये देखिए आपका विलेय है। अब विलेय क्या होता है, देखिए विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, किसमें, विलयन में, ठीक है। देखिए विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। इतना समझ में आया? अब देखिए स्टूडेंट, विलायक क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो। ये क्या होगी स्टूडेंट, विलयन में अधिक होगी, ठीक है, अधिक होगी। तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। जैसे अगर हम लोग चीनी और पानी को मिलाएं तो शरबत बनता है। शरबत आपका विलयन हो जाएगा और चीनी और पानी की तुलना की जाए तो बताओ चीनी ज्यादा होगा या पानी ज्यादा होगा? तो पानी ज्यादा होगा, तो पानी आपका क्या होगा, विलायक होगा, और विलेय क्या होगा, चीनी, ठीक है। जिसकी मात्रा कम हो उसी को हम लोग विलेय कहते हैं। तो चीनी की मात्रा कम है इसलिए इसे विलेय कहेंगे, और जिसकी मात्रा अधिक हो उसे हम लोग विलायक कहते हैं, यानी कि पानी आपका विलायक हो जाएगा, ठीक है। बस इतना समझो, बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अवयव के आधार पर विलयन के प्रकार, मैं आप लोगों को तनु विलयन और सांद्र विलयन समझाने वाला हूं, ठीक है। तो समझो पहले चित्र के साथ, ठीक है। चित्र आप लोग समझ जाओगे, तनु और सांद्र भी समझ जाओगे, ठीक है। तो समझो चित्र क्या है। यहां मैं एक पात्र बनाता हूं, ठीक है। यहां देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को मैं यहां दो पात्र बनाऊंगा, तभी आप लोग तनु और सांद्र समझ पाओगे, ठीक है। और इधर एक बना देता हूं, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। इसमें आप लोग डाल दीजिए वाटर, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट 2 लीटर है, ठीक है, और ये भी आपका 2 ही लीटर है। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें 100 ग्राम चीनी मिला दिया, यानी कि शक्कर, ठीक है, और इसमें मैंने 200 ग्राम मिला दिया। अब स्टूडेंट बताओ, जो आपका 100 ग्राम वाला ज्यादा गाढ़ा होगा या 200 ग्राम वाला? चीनी की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी वो ज्यादा गाढ़ा होगा। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग तनु विलयन कहते हैं। जैसे सांद्रता का अर्थ होता है गाढ़ापन, ठीक है। जैसे स्टूडेंट जिसमें सांद्रता कम हो उसे हम लोग कहते हैं तनु विलयन, और जिसकी सांद्रता अधिक हो उसे हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। पूरा आप लोगों का सिरे जाता है, जितना चीनी मिलाओगे उतना आपका सांद्रता बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना ही सांद्रता घटेगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ 100 ग्राम है तो इसकी सांद्रता कम होगी, यहाँ 200 ग्राम है तो इसकी सांद्रता अधिक होगी, सांद्र विलयन होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तनु विलयन क्या है, वह विलयन जिसके एकांक आयतन में सांद्रता कम हो, जिसके एकांक आयतन में जो इसकी सांद्रता हो वो कम हो, उसे हम लोग तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन देखिए वह विलयन जिसके एकांक आयतन में सांद्रता अधिक हो सांद्र विलयन कहलाता है। जैसे आपका सांद्रता जो होती है वो देखिए, इसमें सांद्र जो है सांद्रता ज्यादा है, यानी कि 200 ग्राम है, तो इसे हम लोग कहेंगे सांद्रता इसलिए अधिक होगा, तो इसे हम लोग सांद्र विलयन कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है।
अब इसमें मैं पूछूं कि इसमें आपका तनु विलयन कौन सा है और सांद्र विलयन कौन सा, तो आप लोग बता दोगे, आई होप कि आप लोग बता दोगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ये आपका है तनु, ये आपका क्या है तनु, और ये है आपका सांद्र। ठीक है, समझ में आया, तनु और सांद्र। तो ये था आपका विलयन और विलयन के प्रकार, तनु और सांद्र विलयन। आगे देखते हैं, आगे हमारा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, तीनों को समझा दूंगा, केवल एक को समझो तो इनको समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले आप लोग समझिए संतृप्त विलयन होता क्या है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संभवतः अधिकतम हो, घुला हो, वह विलय ठीक है संतृप्त विलय होता है। बात को समझो, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम घुला हो, वह विलय संतृप्त विलय कहलाता है। अगर हम देखें तो विलय की मात्रा अधिक हो तो वो आप लोगों का संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन हो और विलयन में विलय की मात्रा अधिक हो तो वो आप लोगों का संतृप्त विलयन कहलाता है। ये आप लोग समझ लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कर लीजिए, नोट्स एक बना लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट्स जरूर करना। दूसरा, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में क्या है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम घुली हो, वो आप लोगों का असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये आप लोगों का असंतृप्त विलयन, ये संतृप्त विलयन। ठीक है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन, जो आप लोगों का संतृप्त विलयन है, उससे कम घुली हो तो वो असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि जो विलय की मात्रा है वो संतृप्त विलयन की तुलना में कम घुली हो, वो आप लोगों का असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त, देखिए हमें अति संतृप्त विलयन देखना है। देखिए, स्थिर ताप पर जब विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो तो वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति मतलब ज्यादा, संतृप्त मतलब संतृप्त, यानी कि ज्यादा संतृप्त। यानी कि स्थिर ताप पर जब विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो तो वो आप लोगों का अति संतृप्त विलयन कहलाता है। नोट्स कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाना, वरना बाद में आप लोग नहीं बनाओगे तो पछताओगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीनों। अब हमें देखना है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर इसके प्रकार। ठीक है, तो विलायकों के आधार पर अभी हम लोग क्या देखते थे? देखिए, विलय की मात्रा अधिक हो, विलय की मात्रा कम हो, विलय की मात्रा देखते थे। अब हम लोग विलायक जो होते हैं, विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर इनके प्रकार, तो सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, देखिए वह विलयन जिसमें विलायक, देखिए पहला आप लोगों का गैसीय अवस्था, दूसरा आप लोगों का है द्रव अवस्था, तीसरा गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन, तीसरा ठोस विलयन। तीनों आप लोग समझ गए। अब मैं आप लोगों को इसे समझाऊं तो समझ जाओगे। कैसे? मैं आप लोगों को समझाऊंगा वैसे कि आप लोग तुरंत ही समझ जाओगे। वह विलयन जिसमें विलायक, जो विलायक होता है, गैस की अवस्था में पाया जाता है, गैसीय विलयन कहलाता है। देखिए, विलायकों के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर इनके प्रकार हैं। तो इसमें विलायक जो हो गैस की अवस्था में पाया जाए, जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो जो विलयन होता है, विलयन क्या होता है? विलय धन विलायक से मिलकर बनता है, विलय धन विलायक। तो इसमें क्या हो स्टूडेंट कि जो विलायक वो किसकी अवस्था में पाया जाए? गैस की अवस्था में। ठीक है, तो वो आप लोगों का होता है गैसीय विलयन। ठीक है, तो आगे देखते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या है? सेम वही है, वह विलयन जिसमें विलायक द्रव की अवस्था में पाया जाता है, द्रव विलयन कहलाता है। जैसे अगर हम देखें तो विलयन है, विलयन में विलय होता है, धन विलायक होता है, विलय धन विलायक। ठीक है, अगर आपका ये जो विलायक है ये द्रव की यानी कि लिक्विड की अवस्था में पाया जाए तो वो आप लोगों का होता है द्रव विलयन। ठीक है, तो ये द्रव विलयन हो गया, आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, द्रव विलयन। इसके बाद हमारा एक और विलयन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को मैं एक सीरीज से पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा, एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। जो छूट जाए उसे कमेंट कर दिया करो, उसका वीडियो तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए, आप लोग इसके दोनों को नोट कर लीजिए। हम लोग तीसरा देखते हैं स्टूडेंट, जो तीसरा प्रकार है वो आप लोग समझिए, ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होता है? देखिए ये थोड़ा अलग है। यदि किसी द्रव, ठोस, द्रव, गैस, यहाँ आते हैं तीन चीजें जो कि द्रव की अवस्थाएं। ठीक है, तो ठोस द्रव गैस के आणविक कण, जो ठोस द्रव गैस है उनके आणविक कण, देखिए जो आपका वो हो ठोस हो
या द्रव हो या गैस हो, इसमें कोई अंतर नहीं। तो आणविक कण किसी अन्य ठोस में प्रक्षिप्त हो जाता है तो ठोस विलयन कहलाता है। किसी अन्य ठोस में ही प्रक्षिप्त होना चाहिए और किसी में नहीं, केवल ठोस में ही, तभी ये आप लोगों का ठोस विलयन होगा। इसलिए इसका नाम है ठोस विलयन, इसलिए हम लोग इसे ठोस में प्रक्षिप्त करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का ठोस विलयन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन के प्रकार। ठीक है, इसके बाद हम लोग विलयन की सांद्रता को पढ़ेंगे। अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता, क्या क्या विधियां होती हैं विलयन की सांद्रता की। ठीक है, तो सब कुछ समझने वाले हैं। पहले आप लोग समझिए विलयन की सांद्रता क्या होती है। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता समझ लीजिए, तब हम लोग इनकी जो विधियां हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता सब कुछ समझेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ आप लोग स्टूडेंट देखिए विलयन की सांद्रता, विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो विलयन है उसकी प्रति इकाई आयतन में, मतलब एक एक इकाई। ठीक है, तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को, जो आपका देखिए स्टूडेंट एक विलयन है और विलयन के प्रति इकाई, ठीक है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो विलय की मात्रा होती है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। स्टूडेंट देखिए विलयन है और विलयन की प्रति इकाई जितनी इकाई हो उसके प्रति एक एक इकाई में, ठीक है, उपस्थित जो विलय की मात्रा है, विलय की मात्रा है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। स्टूडेंट बहुत ही इजी है अगर आप लोग समझो। ठीक है, क्या कह रहा है कि विलयन की प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो यहां तो आपको विलयन की सांद्रता भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, विलयन की सांद्रता। अब हम लोग समझेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंट। ठीक है, देखिए विलय की वह मात्रा क्या है, यहाँ द्रव्यमान है तो यहाँ ग्राम में लिया जाएगा। अगर आपका आयतन प्रतिशत होता तो वहां आपको लीटर मिलीलीटर इसमें लेना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ आपका है क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में क्या लेना है, विलय की वह मात्रा जो ग्राम में लेना है, जो ग्राम में। ठीक है, विलय की वह मात्रा जो ग्राम में 100 ग्राम विलयन में घुली हो। कितने, 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। देखिए विलय की वह मात्रा, विलय की एक मात्रा है जिसे ग्राम में लेने पर 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बहुत ही इजी है, ध्यान से समझो स्टूडेंट। देखिए विलय है, विलय की वह मात्रा जो ग्राम में हो। देखिए स्टूडेंट, विलय की वह मात्रा जो ग्राम में 100 ग्राम विलयन में घुली हो, ठीक है, उसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है वो आप लोग समझिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, ठीक है, इसको मैंने बताया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला समझेंगे। स्टूडेंट आपको जो द्रव्यमान प्रतिशत है इसे आप W/W% भी कह सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। या आप लोग इसे द्रव्यमान प्रतिशत तो कह ही सकते हो। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, ये तो आप लोग कह ही सकते हो। जो आपका द्रव्यमान प्रतिशत होता है वो आपका क्या होता है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। अभी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा। ठीक है, विलय का द्रव्यमान अपान, यानी कि बटे में आप लोगों को लिखना है जो विलयन का द्रव्यमान है, कुल विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, सब आपको परिभाषा से ये सूत्र मिला है, विलयन का द्रव्यमान। अब स्टूडेंट द्रव्यमान, और ये सब आपका क्या होना चाहिए, ग्राम में। ठीक है, ग्राम में होने चाहिए सब। ठीक है, चाहे ये हो चाहे वो ही, और इंटू 100, क्योंकि परसेंट है तो इसलिए आपको 100 लगाना है। ठीक है, तो ये आपका है, आपका क्या है, ये सूत्र है। ठीक है, आपका ये फार्मूला है, इसी पर आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, फिर आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला जाता है तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो यहां आपका क्या है, विलय का द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट। इसमें आप देखिए, मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया क्या है, जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय। तो इसमें मात्रा 150 ज्यादा है इसलिए आपका विलायक की मात्रा होगा, विलायक का द्रव्यमान, और ये विलय का द्रव्यमान। तो यहां मैं आप लोगों को लिखकर अच्छे से समझाता हूं। यहां आपका जो होगा
विलेय का द्रव्यमान जो है, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान क्या होगा 15 ग्राम, ठीक है। और आपका जो विलायक है उसका द्रव्यमान कितना होगा स्टूडेंट, विलायक का द्रव्यमान वो होगा 150 ग्राम, ठीक है। अगर आपको विलेय और विलायक मिल गए तो विलयन को क्या, दोनों को ऐड कर दो, विलयन भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों को हम लोग करते हैं ऐड। मैं क्या कहना चाहता हूं, विलेय और विलायक को कर दीजिए आप लोग ऐड, और आपको मिलेगा क्या, आपका विलयन का द्रव्यमान मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत। फॉर्मूला ऊपर लिखा है, द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट, यहां मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यहां जो आप लोग लिखिए द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है बराबर होता है आपका विलेय का द्रव्यमान कितना है 15 ग्राम अपान विलयन का द्रव्यमान कितना है 165 ग्राम इंटू 100। अब इसे जब आप लोग स्टूडेंट क्या करोगे, इसे आप लोग कट करोगे, सब कुछ कट करोगे, तो आपका आंसर जो आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा 9.09%। परसेंट ही लगाने हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो आपका मान जो आएगा वो क्या आएगा, प्रतिशत में आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को ठीक ऐसे ही लगाने हैं, और आप लोगों को थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी है। मैं आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे लगाने वाला हूँ, लगवाऊंगा आप लोगों को NCERT विथ आप लोगों को अदर से भी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को लगाने हैं स्टूडेंट। ये था हमारा आज का ये न्यूमेरिकल। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अब हम लोग स्टूडेंट दूसरा जो है वो है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, फॉर्मूला विथ न्यूमेरिकल, ठीक है, ध्यान से समझो। देखिए, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जिसकी मात्रा 100 ग्राम ml, ठीक है, जो आपका 100 ml विलयन में घुली हो उसे क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या था, ग्राम था, विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो आपका 100 ग्राम विलयन में घुली हो, इसमें क्या कहना है, ml कहना है। विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जिसकी मात्रा 100 ml विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत। देखिए स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इजी है, आप लोग समझो। विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा, ml मतलब क्या है, मिलीलीटर, इसे आप लोग लीटर में भी बदल सकते हो। तो विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जिसकी मात्रा 100 ml विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे आप लोग V/V% भी कह सकते हो, V/V%, ठीक है। अब हम लोग यहां देखेंगे आयतन प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, क्या देखेंगे, आयतन, ठीक है, प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, बराबर जो आपका विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, ठीक है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपान आप लोगों का हो जाएगा जो आप लोगों का विलयन का आयतन है, क्या है, विलयन का आयतन। ठीक वही है, डिफिनीशन एंड फॉर्मूला सब कुछ वही है, इंटू 100, ठीक है। यही चीज है, परसेंट है तो 100 लगाना है, और आयतन प्रतिशत में विलेय का आयतन अपान विलयन का आयतन और आपका इंटू 100। अगर आपका द्रव्यमान प्रतिशत होता तो विलेय का आपका द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यहाँ आयतन वहाँ द्रव्यमान, इतना ही अंतर है आयतन और द्रव्यमान प्रतिशत में। क्या आप लोग याद कर लेंगे, आई होप कि आप लोग याद कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों को याद हो गया हो। देखिए, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जिसकी मात्रा 100 ml विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। कितना इजी है, अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते हो पढ़ने के पीछे तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है। आइए मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल समझाता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है, 25 ml एथेनॉल 200 ml जल में घोला जाता है।
एथेनॉल की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एथेनॉल का जो आपका आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें दोनों को ऐड कर दें, हमें विलेन मिल जाएगा, विलेय और विलायक को विलेन मिल जाएगा। इसमें विलायक क्या है, विलेय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 225 ml विलेन मिलेगा। ठीक है, 225 ml आपको विलेन मिल गया। अब आप लोग लगाइए V/V प्रतिशत, यानी कि आपका हो जाएगा आयतन प्रतिशत, इसे कहते हैं। विलेय आपका कितना है, जो कम हो उसे विलेय 25 एंड 225 इंटू 100। इसे जब आप लोग कट करोगे तो आप लोगों को क्या आएगा, ये 100 है स्टूडेंट और अपान 9 आएगा। इसे जब आप लोग कट करोगे तो आपका आएगा 11.11%। ये आपका आया है स्टूडेंट आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये आपका आता है आयतन प्रतिशत। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को न्यूमेरिकल दिया जाए आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत पर, तो ऐसे लगाने हैं कि आई होप कि आप लोगों को एग्जांपल्स भी समझ में आ रहे होंगे। एग्जांपल भी समझो स्टूडेंट, सब कुछ समझोगे। ठीक है, ध्यान से पीछे आगे देखते रहिए। ठीक है, मतलब आगे आगे आप लोग देखते रहिए, मैं आप लोगों को आगे आगे स्टडी कराते रहूंगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका आयतन प्रतिशत। अब हम लोग देखेंगे मोललता। अब हम आप लोगों को समझाएंगे मोललता क्या होता है। ठीक है, मोललता, फिर हम लोग मोलरता। ठीक है, तो स्टूडेंट मोलरता और मोललता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या क्या है, मोलरता, मोललता, नार्मलता। ठीक है, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका मोल, ठीक है, मोल प्रभाज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहिए। इसमें मैं आप लोगों को हेनरी का नियम जो बहुत ही ज्यादा केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम जो को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी लेसन में है, इसी में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पुरानी आपकी जो बुक है उसमें देखिए, आपका जो मोललता क्या होता है, मोललता आपको ग्राम में और मोलरता आपको लीटर में लेना है। ठीक है, तो यहाँ विलायक के 100 ग्राम, वहां सब विलेय था, अब आपका विलायक चालू होता है। ठीक है, तो विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कितना इजी है, कह रहा है विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को आपको मोललता कहता है। ठीक है, क्या है कि विलायक जो है उसके 100 ग्राम में उपस्थित, अगर आप लोग 100 ग्राम विलायक लें, उसमें जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसे मोललता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखिए, विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आप लोग यार थोड़ा पढ़ लोगे, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए और मैं आप लोगों को इसका जो है सूत्र बताता हूं। आपका मोललता जो होता है स्टूडेंट, मोललता बराबर क्या है, इसमें क्या क्या आया है, विलायक आया है और क्या आया है, विलेय के मोलों की संख्या को। दो चीजें आए हैं, तो इन्हीं दो को आप लोगों को लेना है। पहले आप लोग लिखिए विलेय की मोलों की संख्या, यहां आप लोग बराबर लगाइए स्टूडेंट और लिखिए विलेय की मोलों की संख्या। क्या लिखिए, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक की मोलों की संख्या। विलायक की मोलों की संख्या। ठीक है, ये आपका हो किसमें स्टूडेंट, किलोग्राम में। अगर ये आपका किलोग्राम में हो, ठीक है। यहां बात क्या हो रहा है कि विलायक के 1000 ग्राम और 1000 ग्राम जो होता है वो बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो यहां अगर किलोग्राम में हो तो यही आप लोगों को फार्मूला लगाने हैं। कौन सा, बस यही जो मैंने लिखा है। ठीक है, यही फार्मूला लगाने हैं। अब एक फार्मूला और इसका समझ लीजिए स्टूडेंट, इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं इतना ज्यादा। ठीक है, मोललता जो होता है बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, जो विलेय है उसकी मोलों की संख्या
अपान विलायक के मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या। अगर ये आपका ग्राम में देते क्वेश्चन तो आप लोगों को 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर आपका ये किलोग्राम में हो तो ये सूत्र, अगर आपका ये देखिए स्टूडेंट, अगर कोई न्यूमेरिकल आए उसे आपको ग्राम में दे दे तो आप लोगों को ये सूत्र अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को एक अदर वीडियो में कराऊंगा, कई सारे न्यूमेरिकल्स 10-20 न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ठीक है, मोलरता और मोलरता का। ठीक है, इसलिए आप लोग ये डिफिनीशन समझो और एग्जाम्पल समझो। ठीक है, डिफिनीशन और आपके सूत्र, इन दोनों को समझो। आप लोग न्यूमेरिकल की चिंता थोड़ी सी भी ना करो, मैं आप लोगों को सब कुछ कराऊंगा। न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाऊंगा। ठीक है, अब हमारा आता है मोलरता। मोलरता क्या होता है समझो। मोलरता देखिए, मोलरता में मैंने बताया था 100 ग्राम आपका विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब आपका मोलरता है तो प्रति लीटर, एक लीटर अगर जितने लीटर हो, या आप लोग कह सकते हो प्रति लीटर की जगह 1000 ml। ठीक है, तो प्रति लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहलाता है। देखिए, जितने भी लीटर है उसमें जो उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या है, ठीक है, जो आप लोगों का उसमें उपस्थित मोलों की संख्या है, उसे हम लोग विलयन का, जो आप लोगों का मोलरता कहलाता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं मोलरता। इजी है या नहीं है आप लोग बताना। ठीक है, और इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को इसको ध्यान से बताने वाला हूँ। इसके कई सारे सूत्र हैं। ठीक है, उस सूत्र पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ है प्रति लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ मोलरता बराबर क्या होता है। मोलरता बराबर, अगर आपका देखिए स्टूडेंट, विलेय का जो मोल होता है, मोल, ठीक है, या मोलों की संख्या कुछ भी लिख सकते हो, अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। लेकिन ये किस में हो स्टूडेंट, लीटर में हो, एल लीटर में, तब तो आपका यही सूत्र लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसे क्या करें स्टूडेंट, एमएल में कर दें, एमएल। ठीक है, एमएल में। ठीक है, मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, मोलरता जो होगा वो आपका बराबर होगा विलेय का मोल अपान विलयन का आयतन। यहां मैं आप लोगों को ऊपर दिखाता हूं, विलयन का आयतन। और अगर ये सब ml में हो तो यहाँ आप लोगों को लगाना पड़ेगा इंटू 100, नहीं बल्कि 1000। ठीक है, 1000 लगाना पड़ेगा अगर आपका ये ml में हो। अभी भी इसका एक सूत्र है जिस पर न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं स्टूडेंट, वो समझो। अभी तो इतना है। अब यहाँ स्टूडेंट जो आप लोगों का विलेय का मोल है, ऊपर वाले से समझो लीटर में। ठीक है, विलेय का मोल है, इसे हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हो। विलेय का मोल जो होता है बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का अणुभार। स्टूडेंट जो आप लोगों का देखिए, यहाँ आपका जो है विलेय का मोल जो होता है आपका बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का अणुभार। अगर आप लोग जब विलेय का द्रव्यमान आपका विलेय दिया हो, अगर आपका विलेय दिया हो, ठीक है, NaCl आपका विलेय दिया है, तो उसका आप लोगों को मोल यानी कि विलेय का जो द्रव्यमान होगा, जैसे आपका दिया हो 15 ग्राम NaCl, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 15 ग्राम, और उसका आप लोगों को अणुभार निकालना पड़ेगा, तब आपका ये विलेय का मोल होगा। और विलयन का आयतन जो आपका दिया हो विलयन। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को उसका भी सूत्र बता देता हूं, वो आपका होता है स्टूडेंट मोलरता। मोलरता बराबर जो होता है विलेय का द्रव्यमान, उसी को मैंने दो रूप में बांट दिया है, बस और कुछ नहीं है। विलेय का द्रव्यमान यहां आप लोग का कर दीजिए। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का अणुभार।
विलेय का अनुभार, अब फिर आप लोगों को लगाना पड़ेगा अपान विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन, ठीक है। बस इस आप लोगों को इस सूत्र को मेनली भाई ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा इस सूत्र को। आगे आप लोग समझिए, इसे अगर आप लोग प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो इसे हम लोग C लिखते हैं और विलेय को आप लोग WV और आपका जो है विलेय का अनुभार MB और आपका जो आप लोगों का विलयन का है आयतन उसे हम लोग V लिखते हैं और ml में लिखते हैं, ठीक है। और इनटू आप लोगों को अगर ml में है तो 100 नहीं बल्कि 1000 लगाना पड़ेगा। ये आपका प्रतीक के रूप में हो गया। तो ये हुआ आपका मोलरता। मोलरता आप लोगों को समझ में आया। और जैसे मैंने स्टूडेंट ये नहीं बनाया है, ये सूत्र ऐसे आप लोगों को मोललता और मोलरता दोनों को बना सकते हो, ठीक है। उसमें आप लोगों को लिखना क्या है स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे आप लोग बना सकते हो। तो स्टूडेंट ये था हमारा मोलरता और मोललता। ये दोनों टॉपिक समझ में आए? अगर समझ में आए हो तो बहुत ही अच्छा है। मोलरता और मोललता बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक जो देखेंगे स्टूडेंट वो क्या है, वो आप लोगों का है नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मलता को। स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को मोललता और मोलरता समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, नॉर्मलता आप लोग समझिए, विलयन के 1 लीटर जो आप लोगों का विलयन है उसके 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या, जो ग्राम तुल्यांकी की संख्या होती है, इसमें क्या है, ग्राम तुल्यांकी की संख्या उस विलयन का नॉर्मलता कहलाता है। जैसे विलयन के 1 लीटर में घुले हुए, ठीक है, जो विलयन है उसके 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकी की संख्या उस विलयन का नॉर्मलता कहलाता है, ठीक है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ये जो आपका है इसे n से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। अब मैं आप लोगों को इसका जो सूत्र है उसे बता देता हूं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा आते हैं इस पर भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को नॉर्मलता का जो परिभाषा है वो तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसका जो नॉर्मलता होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, ठीक है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। जो आप लोगों का विलेय है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, देखिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आप लोगों के लिए सूत्र, ठीक है। तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन, जो विलयन का आयतन हो, ठीक है। विलयन का आयतन किसमें था, आयतन प्रतिशत में मैंने बताया था, किसमें था स्टूडेंट, ग्राम लीटर, ठीक है। तो आपका लीटर में था, ठीक है। तो ये होता आपका नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता। इसका जैसे मोललता का मैंने एक और बताया था सूत्र, वैसे इसका भी है। हम लोग विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को 2 भागों में तोड़ेंगे, किसमें, विलेय का द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार, क्योंकि जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वो बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार, ठीक है। यहाँ आप लोग समझिए, आप लोग जो विलेय है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसे लिख सकते हो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान अपान तुल्यांकी भार, जो आप लोगों का तुल्यांकी भार है। फिर आपका जो विलयन का आयतन है, न्यूमेरिकल्स इस सूत्र पर लगते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल जो होते हैं।
क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को निकालना पड़ेगा विलेय का द्रव्यमान और उसका तुल्यांकी भार आयतन। इस पर भी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अगर इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करें, प्रतीक से, तो इधर समझ लीजिए स्टूडेंट, जो आप लोग इसे n से प्रदर्शित करते हैं और विलेय का द्रव्यमान आप लोग W से प्रदर्शित करते हैं, तुल्यांकी भार को E से और विलयन का आयतन को V से, ठीक है। B से, ठीक है। अगर आपका ये लीटर में ना हो, ml में हो, ठीक है, ये आपका ml में हो, ml मिलीलीटर में, तो यहाँ आपको इंटू 1000 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी इंटू 1000, ठीक है। अगर मिलीलीटर में हो तब, वरना लीटर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका नॉर्मलता। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा सूत्र बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नॉर्मलता भी। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट मोल प्रभाज, ठीक है। मोल प्रभाज थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम लोग धीरे से समझेंगे आसानी से, ठीक है। तो मोल प्रभाज क्या होता है, देखिए, किसी विलयन में घटक के मोलों की संख्या, आपका विलयन है उसमें कितने घटक होते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है आगे। इसमें 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, क्योंकि विलेय धन विलायक से मिलकर विलयन बनता है। तो इसमें विलेय 1 घटक हो गया और विलायक 2 घटक हो गया, और कुल मिलाकर विलयन में कितने घटक हैं, 2 घटक हैं, ठीक है। समझ में आया। किसी विलयन में घटक के मोलों की संख्या, आप चाहे विलेय लें या विलायक, एक बार आप विलेय ले लें, एक बार विलायक ले लें, अभी सूत्र में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो घटक की मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल मोलों की संख्या, तो आपको विलयन में कुल मोलों की संख्या लेनी है, ठीक है, के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। स्टूडेंट, मैंने कहा क्या है कि किसी विलयन में घटक के मोलों की संख्या, जो उसका घटक हो, 2 घटक है विलेय और विलायक, उसमें से एक घटक लो, और विलयन में कुल मोलों की संख्या, और जो विलयन में कुल मोलों की संख्या है उनका अनुपात जो होता है स्टूडेंट मोल प्रभाज कहलाता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अब मैं आप लोगों को इसका सूत्र बताता हूँ, सूत्र आप लोग समझिए, इसे सबको नोट करते रहिए, ठीक है, नोट आप लोग बनाइए जरूर स्टूडेंट। तो यहाँ आप लोग समझिए मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, घटक के मोलों की संख्या, जो आपका घटक हो, ठीक है, घटक के मोलों की संख्या स्टूडेंट, घटक के मोलों की संख्या बटा, आप लोगों को अनुपात का अर्थ होता है, जो आप लोग इसको बटा में लगाएंगे, ठीक है। विलयन जो आप लोगों का है, विलयन में कुल मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या और ऊपर किसी एक घटक की संख्या, ठीक है। अगर हम मान लें विलेय की मोलों की संख्या, समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर हम मान लें, क्या माने कि विलेय के मोलों की संख्या, जो विलयन है उसमें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या मान लें, स्मॉल n मान लें, ठीक है। और इसी को हम लोग स्मॉल n मान लिए, तो आप लोग क्या कीजिए, विलायक के मोलों की संख्या को क्या मान लीजिए, विलायक,
ठीक है, समझ में आया। तो विलायक आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट, ये जो विलायक है, विलायक की मोलों की संख्या को आप लोग कैपिटल N मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो आप लोगों का स्मॉल n होगा वो बराबर होगा W/m की, यानी कि द्रव्यमान बटा अणुभार। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या को मैंने अभी जस्ट ऊपर क्या तोड़ा था, अभी इसके ऊपर। ठीक है, जो आप लोगों का द्रव्यमान होता है बटा अणुभार होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब भाई जब ये स्मॉल n है, स्मॉल w है और ये स्मॉल m है। ठीक है, अब यहाँ जब कैपिटल M है, कैपिटल N है स्टूडेंट, तो कैपिटल N जो होगा वो बराबर होगा कैपिटल W और कैपिटल M। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आपका है, ये जो है आपका W वो है द्रव्यमान। ठीक है स्टूडेंट, एक भी आप लोग छोड़िए मत, सब कुछ जान जाइए। ठीक है, और M जो है वो आपका है अणुभार। क्या है? अणुभार है। ये आपका है स्टूडेंट अणुभार। और विलेय में मोलों की संख्या क्या है? विलेय में मोलों की संख्या, विलेय में मोलों की संख्या कितना है स्टूडेंट? स्मॉल n बड़ा, यहां आपका जो है स्मॉल n अपान कैपिटल N प्लस, यहां मैंने विलेय के मोलों की संख्या को क्या माना है? स्मॉल n। ठीक है, ये देखिए यहां विलेय के मोलों की संख्या को, और विलयन का जो होता है मोलों की संख्या वो विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, कैपिटल N। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इनके मान को रख देंगे W, ये स्मॉल W। ठीक है, ऊपर क्या है, क्या स्मॉल n है, तो स्मॉल W अपान स्मॉल m। ठीक है, और बटे में ये आपका फिर स्मॉल W बटा स्मॉल m, फिर प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। ठीक है, ये होता है स्टूडेंट विलेय में मोलों की संख्या, ये। ठीक है, अब हमें विलायक की मोलों की संख्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो यहां लिखिए विलायक में मोलों की संख्या। तो विलायक में मोलों की संख्या मैंने माना था कैपिटल N। ठीक है, और यहाँ स्मॉल n विलेय और धन विलायक। ठीक है, बस कुछ करना नहीं, यहाँ आपको कैपिटल W अपान कैपिटल M लिखना है। ठीक है, यहाँ कैपिटल W अपान कैपिटल M लिखना है स्टूडेंट, और यहाँ जो है आपका अपान, यहाँ आपको बटे में लिखना है स्मॉल W अपान स्मॉल m बटा कैपिटल W अपान स्मॉल कैपिटल M। ये होता है आपका क्या, विलायक में मोलों की संख्या। ठीक है, ये सूत्र है। यहाँ केवल अंतर क्या है, ऊपर कैपिटल W अपान कैपिटल M है, वहाँ स्मॉल w अपान स्मॉल m है। तो ये हुआ स्टूडेंट आपका मूल प्रभाज। मूल प्रभाज आप लोगों को ठीक ऐसे ही करना है इसका। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा संबंध। ठीक है, जो कि आप लोगों को जानना है, जरूरी है स्टूडेंट। यहाँ मैंने नीचे लिखा है विलयन की मोलरता व नॉर्मलता में संबंध। जो विलयन की मोलरता है तथा नॉर्मलता में संबंध। ठीक है, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध को मैं आप लोगों को बता दूं, ये होता है मोलरता इंटू विलेय का
अणुभार बराबर होता है नॉर्मलता इनटू तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, ठीक है। ये आपका हुआ संबंध, समझ में आया। मोलरता इंटू विलेय का अणुभार बराबर है नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। अब आता है स्टूडेंट मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। क्या है? मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध, ठीक है। तो आप लोगों को यहां लिखना क्या है, मोललता, वहां था मोलरता और यहां मोललता है, बराबर विलेय का मोल प्रभाज। अभी मैंने ऊपर बताया है निकालने का विलेय का मोल प्रभाज, विलेय और विलायक का, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है। बहुत ही इजी है, इस पर न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट आते हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। विलायक विलायक का मोल प्रभाज इंटू विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार, ठीक है। ये होता है मोललता तथा नॉर्मलता में ऊपर विलयन की मोललता व नॉर्मलता में संबंध, और ये है मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। तो ये था हमारा मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। अब हम लोग आगे देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, विलेयता। विलेयता मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है, इन सबको देखेंगे। स्टूडेंट अगला टॉपिक है हमारा विलेयता। विलेयता क्या होती है और गैस की दरों में विलेयता कैसे होती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं विलेयता क्या होता है। तो स्टूडेंट विलेयता समझो, किसी विलायक की, क्या है, किसी विलायक, यहां मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा, यहां देखिए, किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में क्या हो, एक निश्चित उसकी मात्रा हो, ठीक है, में निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही घुल पाती है, ठीक है। यहां लिख दीजिए घुल पाती है। यहां लिख दीजिए घुल पाती है। मैंने क्या कहा कि किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में, जैसे विलायक है, विलायक में हमें विलेय घोलना है, ठीक है। तो किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर, मतलब उसकी मात्रा जो हो निश्चित हो और उसका ताप जो है निश्चित हो, ठीक है। तो निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही घोली जा सकती है। देखिए, अगर विलायक का निश्चित मात्रा है और निश्चित ताप है तो उसमें विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही घुल पाती है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, नोट कर लीजिए, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। फिर गैसों की दरों में विलेयता। गैसों की दरों में विलेयता कैसे होती है, यहां मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से समझो, बहुत ही इजी है। भिन्न भिन्न गैसों में दरों की विलेयता भिन्न भिन्न होती है। देखिए, भिन्न भिन्न गैस जो होते हैं उनकी दरों में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सबको अगर घोला जाए तो कोई एकदम विलेय हो जाएगा, कोई विलेय कम होगा, कोई और भी कम होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो भिन्न भिन्न गैसों में दरों की विलेयता भिन्न भिन्न होती है। यदि हम ऑक्सीजन को दरों में घोलते हैं तो वो बहुत कम घुलता है, यानी कि उसकी विलेयता कम होगी, ठीक है, यानी कि उसका अवशोषण गुणांक का मान कम होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, यदि हम ऑक्सीजन को दरों में घोलते हैं तो वह बहुत कम घुलता है। यदि हम HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को दरों में घोलते हैं तो वह आसानी से घुल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से घुल जाता है, लेकिन ऑक्सीजन आसानी से नहीं घुलता, बहुत कम घुलता है। तो देखो, इनकी गैस की देखिए अलग अलग विलेयता होगी। तो यही मैंने कहा है, भिन्न भिन्न गैसों में दरों की विलेयता भिन्न भिन्न होती है।
यदि हम ऑक्सीजन को द्रव में घोलते हैं तो वो बहुत कम घुलता है, लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड को घोलते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है, HCl को घोलते हैं तो वो भी आसानी से घुल जाता है। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलीयता भिन्न भिन्न होती है। बस अब यहाँ थोड़ा सा पॉइंट समझो, अवशोषण गुणांक के मान को बढ़ाने पर गैसों की विलीयता भी बढ़ती है। यदि हम अवशोषण गुणांक का मान बढ़ा दें तो उसकी मतलब गैसों की विलीयता का मान भी बढ़ेगा, यानी कि गैसों की विलीयता भी बढ़ेगी। ठीक है, अवशोषण गुणांक के मान को बढ़ाने पर गैसों की विलीयता का मान भी बढ़ता है। ठीक है, बस इतना मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं और उसका अवशोषण गुणांक बताता हूं। हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका अवशोषण गुणांक समझो। देखिए आप लोग देखिए, हीलियम का अवशोषण गुणांक कम है तो उसकी द्रव में विलीयता कम होगी। ठीक है, हीलियम का कितना है 0.009, ये हो गया हीलियम का। नाइट्रोजन का है 0.015, इसका है 0.017। देखिए यहाँ 9 है 0.009, इससे थोड़ा ज्यादा है 0.015, इससे ज्यादा है 0.017। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा है 0.028। अगर मैं सबसे अधिक की बात करूं द्रव में विलीयता तो वो है NH3। इसका अवशोषण गुणांक का जो मान होता है स्टूडेंट, वो होता है 7.50, जो कि सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। तो ये मैंने बताया आप लोगों को विलीयता और गैसों की दरों में विलीयता। ठीक है, आप लोग वीडियो रोक कर भी आप लोग नोट कर सकते हो, नोट्स बनाइए सभी बच्चे। ठीक है, तो यहां आप लोगों को मैंने समझा दिया विलीयता और गैसों की दरों में विलीयता। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग इसके बाद विलीयता आप लोग समझ गए होंगे तो हेनरी का नियम आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो विलीयता को समझ गए होंगे तो हेनरी का नियम समझ जाओगे। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि गैस की द्रव में विलीयता, ठीक उसी प्रकार से है हम लोग हेनरी के नियम में ऑक्सीजन को जल में डालेंगे। ठीक है, अभी आप लोग समझ जाओगे, मैं आप लोगों को उसे समझा देता हूं हेनरी का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इधर आप लोग समझिए स्टूडेंट, हेनरी का नियम या हेनरीज लॉ क्या होता है वो तो आप लोग समझ ही जाओगे, केवल एक लाइन में है। हेनरी के नियमानुसार किसी गैस की द्रव में विलीयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यदि किसी गैस को द्रव में घोला जाए तो उसका जो दाब होगा वो समानुपाती होती है विलीयता। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी गैस की द्रव में विलीयता गैस के दाब की समानुपाती होती है, जो उसका विलीयता होगा वो गैस के दाब की समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे आगे। देखिए इसको मैं आप लोगों को चित्र से समझा देता हूं। ठीक है, चित्र देखिए, यहां आप लोग एक बनाइए बीकर। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए कि जल द्रव डाल दीजिए। इसमें क्या है द्रव, या आप लोग कह सकते हो जल। ठीक है, जल है। अब इसमें क्या कह रहा है, किसी गैस की द्रव में विलीयता, यानी कि मैंने द्रव लिया, अब आपको लेना है गैस, तो गैस में ले लेता हूं O2। ठीक है, O2। तो इसको जब मैं O2 यानी कि गैस को द्रव में घोलते हैं तो उन पर लगने वाला दाब जो है समानुपाती होता है।
ये जो गैस है इसको हम लोग दरों में जब घोलते हैं तो इस देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसी गैस की दरों में विलयता गैस के दाब की समानुपाती होती है, यानी कि इस गैस के दाब के समानुपाती होगा। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो स्टूडेंट यहाँ आपको क्या करना है, यम जो है उस समानुपाती है पी की। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ अगर हम जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ आपका एक नियतांक कैपिटल के जुड़ जाता है और ये आपका P है, और यहाँ जो आपका P इक्वल टू m/k ये आपका हो जाता है सूत्र। यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या जो है, P क्या है, m क्या है, k क्या है। जहाँ के एक हेनरी स्थिरांक या समानुपाती नियतांक है, के जो है आपका, इसे मैं आप लोगों को एक ही लिख देता हूं हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक या आप लोग कह सकते हो समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, बस आप लोग लिख लेना, दोनों भी लिख सकते हो। P जो है आपका, P वो गैस का दाब, गैस का दाब, ठीक है, गैस का दाब है। यम जो है आपका घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा क्या है स्टूडेंट, घुली हुई गैस की मात्रा। देखिए यहाँ के जो है हेनरी स्थिरांक है, पी जो है वो आपका गैस का दाब है, यम जो है वो आपका घुली हुई गैस की मात्रा है। यहाँ मैंने O2 जब है द्रव में घोला तो क्या हुआ, O2 आपका गैस है और द्रव है, तो इस पर जो लगने वाला दाब वो P है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये था हेनरी का नियम। अब हम लोग देखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए नंबर फर्स्ट हेनरी का नियम। देखिए यहाँ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हेनरी का नियम जो है बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं करता। हेनरी का नियम जो है बहुत कम ताप कर दिया जाए, उसका जो है टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए तो वो लागू नहीं करता है। क्या, हेनरीज लॉ। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को पहला समझना है हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं करता। नंबर सेकंड है दाब का मान बहुत अधिक बढ़ाने पर भी यह नियम कार्य नहीं करता है। यदि हम दाब के मान को बहुत ज्यादा कर दें तो भी यह नियम काम नहीं करता है, हेनरी का नियम। ठीक है, ये सब इनकी सीमाएं हैं। ठीक है, अगला है तीसरा। समझो, तीसरा आप लोग ध्यान से समझना, थोड़ा हार्ड लगेगा आप लोगों को लेकिन समझ में आ जाएगा। देखिए यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जिसमें विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया ना करे। स्टूडेंट यहाँ कहने का तात्पर्य आप लोग समझो कि यह नियम जो है क्या करता है, ऐसे विलयनों पर लागू नहीं करता है जिसमें जो विलेय हों और विलायक हों जो केमिकल रिएक्शन ना करें, रासायनिक अभिक्रिया ना करें। ठीक है, अगर वो रासायनिक अभिक्रिया ना करें तो ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम NH3 को, क्या है स्टूडेंट, NH3 को H2O में जोड़ते हैं तो आपको एक यौगिक मिलेगा। हाँ, अगर आपको यौगिक ना मिले, केमिकल रिएक्शन ना हो तो ये आपका हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, ये इनकी तीन सीमाएं याद रखना। ठीक है, ये आपके छोटे क्वेश्चन में आते हैं, बड़े भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब और फिर राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, लास्ट में हम लोग प्रासरण दाब भी पढ़ेंगे जो कि छोटे क्वेश्चन में आते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते क्या है वाष्प दाब, फिर वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो वाष्प दाब क्या होता है, समझो स्टूडेंट, ध्यान से समझना वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, वाष्प दाब अगर समझोगे तभी आप लोगों को राउल्ट का नियम समझ में आने वाला है।
तो वाष्प दाब और वाष्प दाब में अवनमन बहुत ही इजी वे से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। नोट बनाते रहिए, अगर आप लोग नोट बनाओगे तो बाद में भी आप लोग पढ़ सकते हो, दोबारा पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट आप लोग जरूर बनाइए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, वाष्प दाब बगल में इंग्लिश लिखा रहता है, आप लोग देखकर इंग्लिश भी पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको इंग्लिश भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, द्रव तथा उनकी वाष्प के मध्य द्रव जो हो, द्रव देखिए स्टूडेंट, अगर हम द्रव तथा उनकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में द्रव पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, यहां मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे यहां द्रव है, यहां आपका क्या है स्टूडेंट, द्रव है। अब द्रव है तो, लेकिन इसका वाष्प है ऊपर, ठीक है। वाष्प अगर आप लोग गर्म करोगे तो वाष्प जरूर होगा, तो यहां इनका वाष्प है, क्या है, वाष्प, ये वाष्प है। तो ये कहना क्या चाहता है कि द्रव तथा उनकी वाष्प, ये नीचे द्रव है और ऊपर वाष्प है, तो इनके मध्य साम्य अवस्था में, यानी कि एकदम आप लोग इसे थोड़ा हिलने ना दें, ऐसे एकदम रखने दें, ठीक है। तो साम्य अवस्था में द्रव पर लगने वाला, मतलब ये जो द्रव है इस पर लगने वाला जो वाष्प दाब, वाष्प के कारण जो ये ऊपर वाष्प है, इसके कारण जो द्रव पर दाब लग रहा है उसे वाष्प दाब कहते हैं। इजी है ना, आप लोग ध्यान से समझो, फिर आप लोग नोट बना लेना, ठीक है। पहले आप लोग समझो फिर नोट कीजिए, ठीक है। तो द्रव तथा उनकी वाष्प के मध्य जब द्रव पर लगने वाला वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। वाष्प के कारण जब द्रव पर लगता है दाब, उसे वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आया? नोट बनाइए आप लोग, इसे नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे वाष्प दाब में अवनमन। पहले समझो अवनमन, अवनमन का होता है कम होना, कम होना, ठीक है। अवनमन का अर्थ क्या होता है, कम होना। तो कम होना, तो कम मैं आप लोगों को बताता हूं, जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए। जैसे अवाष्पशील पदार्थ क्या है कि वो जल्दी घुले ना, मतलब अवाष्पशील पदार्थ हो, ठीक है। तो अवाष्पशील पदार्थ को घोल दिया जाए या घोल दिया जाता है, तो विलयन में वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का जो वाष्प दाब कम हो जाता है। स्टूडेंट देखो, अगर आप लोग केवल वाटर लो और वाटर को अगर आप लोग ताप देते हो तो वाष्प ज्यादा निकलेगा। अब कोई आप कठोर पदार्थ उसमें मिला देते हो तो क्या कठोर पदार्थ में से थोड़ा नहीं वाष्प निकलेगा, वाष्प तो वाटर से ही निकलेगा। तो कठोर पदार्थ यानी कि अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया जाता है तो वाष्प दाब में कम होगा ही, क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ को जब आप लोग मिलाओगे तो विलयन में वाष्प दाब कम होना ही है, ठीक है। तो विलयन में वाष्प दाब कम हो जाता है, तो उस विलयन का वाष्प दाब अवनमन, यानी कि उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है तो अवनमन होने लगता है। अवनमन का अर्थ ही होता है कम होना। तो उस विलयन का वाष्प दाब अवनमन या कम हो जाता है। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये था वाष्प दाब में अवनमन। तो इतना वाष्प दाब का टॉपिक था वाष्प दाब और वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेंगे राउल्ट का नियम, फिर हम लोग समझेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है। ये भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए अंतर में पूछे जाते हैं, ये आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं राउल्ट का नियम। व्हाट इज राउल्ट का नियम? अगर कोई आपसे पूछे, आपकी टीचर ही पूछ ले राउल्ट का नियम क्या है, अगर आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत ही बता दोगे। तो आप लोग पहले से ऑलरेडी तैयारी कीजिए, मैंने ठोस अवस्था को भी पढ़ा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। अब हम लोग विलयन को पढ़ रहे हैं, फिर ऐसे हम लोग वैद्युत रसायन को भी पढ़ेंगे, रासायनिक बलगत की। बस आप लोग 2-2 दिन तक अंतर रहेगा, फिर आप लोगों को पूरा पाठ मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट्स लॉ, ये क्या होता है समझो, बहुत ही इजी है अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तब, वरना हार्ड तो सब है, ठीक है। यहां समझो राउल्ट का नियम क्या है। किसी दिए गए निश्चित ताप पर उसका टेम्परेचर जो हो क्या हो, निश्चित हो, ठीक है। किसी दिए गए निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक। देखिए स्टूडेंट, विलयन के कौन कौन से घटक होते हैं, विलेय और वह विलायक, इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। तो विलेय व विलायक का आंशिक वाष्प दाब, उसका जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस अवयवी घटक की मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अगर आप लोग शुरू से वीडियोस को देखते आ रहे होंगे तो मोल प्रभाज को मैंने इसी वीडियो के बीच में पढ़ाया है, ठीक है। समझ में आया?
तो देखिए किसी दिए गए निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक, जो वाष्पशील अवयवी घटक है जैसे विलेय व विलायक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उस जो अवयवी घटक है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को चित्र के साथ समझाता हूं क्या कह रहा है। ठीक है, यहां मैं बना देता हूं। यहां देखिए, यहां एक आप लोग लीजिए पात्र लेने के बाद इसे आप लोग ताप दीजिए। ठीक है, ये देखिए ऐसे आप लोग ताप दीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग मिलाइए जल। क्या है? जल। ये आपका जल है ना, जल ही तो है, मैंने जल ही इसमें डाला है। और इसमें आप क्या मिलाइए? चीनी। क्या? चीनी, यानी कि चीनी को आप लोगों को इसमें मिलाना है। ठीक है, तो किसी दिए गए निश्चित ताप पर, इस ताप को आपको निश्चित रखना है, विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक विलेय व विलायक। विलेय इसमें क्या है स्टूडेंट? आप लोग जानते होंगे जिसकी मात्रा कम हो यानी कि चीनी, और विलायक क्या है? जल है। ठीक है, का आंशिक वाष्प दाब, इसका जो आंशिक वाष्प दाब होता है घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, मोल प्रभाज आपको मैं बता दूं, मोल प्रभाज बराबर x आप लोग यहां मान लीजिए। क्या? मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज इक्वल टू x। अब आप लोग वाष्प दाब को क्या मानेंगे? वाष्प दाब। वाष्प दाब को हम लोग मान लीजिए PS। ठीक है, PS। अब आपका जो PS होता है वाष्प दाब होता है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, PS समानुपाती x। अब स्टूडेंट जब हम इसे हटाते हैं तो आप लोगों का एक नियतांक जुड़ता है जिसे हम लोग विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, वो क्या जुड़ेगा? P0 यानी कि P0। ये होता है आप लोगों का क्या सूत्र। यहां मैं आप लोगों को बता दूं, x तो आपका मोल प्रभाज है, PS आपका वाष्प दाब है, तो बात आती है P0 की या P0 की, तो ये आपका है विलायक का वाष्प दाब। क्या है? विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, ये था राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में कुछ नहीं है, सूत्र तो बहुत इजी है। मोल प्रभाज बराबर x, वाष्प दाब PS समानुपाती x, और आपको समानुपाती को हटाएंगे तो P0 जुड़ जाएगा जिसे विलायक का मोल यानी कि विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। राउल्ट का नियम होता क्या है? किसी दिए गए निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक विलेय व विलायक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज की समानुपाती होता है। ठीक है, ये था हमारा राउल्ट का नियम। अगर आप लोग राउल्ट का नियम समझ गए तो आदर्श और अनादर्श विलयन में कुछ नहीं है, केवल राउल्ट का नियम ही रख देना है। क्या रखना है? वो विलयन जो ताप तथा सांद्रता में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। जो ताप तथा सांद्रता में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और वे विलयन जो ताप तथा सांद्रता में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अनादर्श गैस राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, आदर्श गैस राउल्ट के नियम का पालन करता है। बस अब हम लोग समझेंगे एक छोटा सा टॉपिक, इसके बाद हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग किसी भी वीडियो को देखो तो लास्ट तक देखा करो, क्योंकि हर एक टीचर लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताता है। ठीक है, देखिए प्रासरण दाब क्या होता है। ठीक है, प्रासरण दाब को समझो, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, प्रासरण दाब क्या होता है? किसी विलयन को अर्ध, ये आपका किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखकर, यानी कि जो विलायक है उससे पृथक रखकर, ठीक है, किसके द्वारा? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, किसको? विलायक से पृथक रखकर प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम
दाब, अतिरिक्त न्यूनतम दाब, यानी कि उसको देखिए विलायक से पृथक रखने के लिए प्रासरण की क्रिया को, प्रासरण की जो क्रिया होती है उसे रोकने के लिए विलयन जो आपका सॉल्यूशन होता है उस पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब प्रासरण दाब कहलाता है। ठीक है, ये होता है आपका प्रासरण दाब। प्रासरण दाब का आपका बराबर होता है विलायक का वाष्प दाब माइनस विलायक का, यहाँ देखिए विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, और आपका दूसरा है, इसलिए आप लोग या लिखकर यानी कि आर लिखकर लिख सकते हो। ये दूसरा आप लोग दूसरे रूप में प्रासरण दाब बराबर होता है तनु विलयन का वाष्प दाब माइनस सांद्र विलयन का वाष्प दाब। तनु विलयन सांद्र विलयन पढ़ाया है आप लोगों को सबसे पहले। ठीक है, तनु और सांद्र विलयन। ठीक है, जो आप लोग समझ लो जिसमें चीनी की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन, जिसमें चीनी की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन, यानी कि जिसकी सांद्रता कम हो उसे तनु विलयन और जिसकी सांद्रता अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। या जो आपका ज्यादा गाढ़ा हो उसे सांद्र विलयन, या जो कम गाढ़ा हो उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जितना चीनी मिलाओगे उतना वो गाढ़ा होता जाएगा, जितना कम मिलाओगे उतना कम होगा गाढ़ा। ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो तनु विलयन का वाष्प दाब माइनस सांद्र विलयन का वाष्प दाब, ये था हमारा प्रासरण दाब। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने बुक को एनसीईआरटी बुक को उठाकर देखते हो तो आपका इतना ही टॉपिक आपके सॉल्यूशन चैप्टर में है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक देखिए। आप लोगों को एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बताता हूँ कि अगर आप लोग चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे देखना। केवल 1.5 घंटे का वीडियो है और पूरा पाठ समाप्त हो जाएगा, एक भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स में आए तो पहला पाठ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका भी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो केवल 2 घंटे लगभग 30 मिनट होंगे। ठीक है, आपका जो जितने डेरिवेशन है सब कुछ क्लियर कराया गया है गॉस का परिमेय, अक्षीय, निरक्षीय, इन सबको। ठीक है, अब आपका जो आपका फिजिक्स में दूसरा लेसन है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को भी ठीक इतने ही टाइम तक पढ़ाया गया है, 2 घंटे लगभग कुछ मिनट तक। ठीक है, उसमें भी मैंने बहुत कुछ कराया है, विभव के कारण अक्षीय, निरक्षीय। ठीक है, इन सबको मैंने कराया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबको आपको देखने के बाद आपको विलयन पढ़ना होगा। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तभी सेकेंड चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, इन सभी का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना आप लोग लाइक करोगे, आप लोग इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाइए। मैं आप लोगों को जल्दी से, बहुत ही जल्द वैद्युत रसायन का लेसन ले आऊंगा, वैद्युत रसायन पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर हाँ चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही डेली वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें आप अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। स्टूडेंट, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।